जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल JMS इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं इसका नाम है भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक की विकास रणनीतियाँ। यह जो आपका टॉपिक है ये BA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का टॉपिक है और इसके नोट्स मैं दोस्तों आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करा रखा है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट के हम अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 10 से 5 मिनट के अंदर मैं आपको पूरे चैप्टर का मतलब समझा दूंगा एक कहानी के रूप में। फिर इसके बाद हम इसे एग्ज़ाम के आंसर के रूप में समझेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर से सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जिसके अंदर एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि भारतीय विकास के लक्ष्य क्या है, या फिर 1947 से अब तक भारत ने किन रणनीतियों को अपनाया, क्या उन लक्ष्य को पाया कि नहीं पाया। इस आंसर को ख़त्म करने के बाद मैं इसके क्वेश्चन को सही से आपको 10 से 5 क्वेश्चन बता दूंगा कि इसमें आपको यह आंसर कैसे लिखना है। तो अब बिल्कुल हम अपने चैप्टर को समझते हैं। आपका चैप्टर कह रहा है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद से अब तक की विकास रणनीतियाँ, मतलब 15 अगस्त 1947 जब से भारत स्वतंत्र हुआ अब तक उसने कौन सी विकास रणनीतियाँ अपनाई हैं और क्या उन रणनीतियों को पाया है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भारत 1947 से पहले क्या था। तो दोस्तों, आपको पता ही है 1947 से पहले भारत एक गुलाम देश था। और किसका गुलाम था दोस्तों? अंग्रेजों का, ब्रिटिशों का। और उन्होंने 73,200 दिनों तक हम पर राज किया। अब जब अंग्रेज़ों ने हम पर राज किया तो उन्होंने कुछ नुकसान पहुंचाए तो कुछ फ़ायदे पहुंचाए। तो नुकसान अंग्रेज़ों ने हमें क्या पहुंचाया? नुकसान अंग्रेज़ों ने हमें यह पहुंचाया कि उन्होंने हमें आर्थिक चोट दी। आर्थिक चोट का मतलब होता है दोस्तों कि उन्होंने हमारा खूब शोषण किया। उन्होंने जो चीज़ वो हमसे वसूल सकते थे, जो चीज़ हमसे वो ले जा सकते थे, उन्होंने उसे ले गए और हमें खूब आर्थिक शोषण किया। उन्होंने हमारे मज़दूरों को आर्थिक शोषण किया। उन्होंने हमें पूरे रूप से निचोड़ कर एक गरीब देश बना दिया। उसके बाद उन्होंने हमें मानसिक नुकसान पहुंचाया। मानसिक नुकसान का मतलब है कि भारत अपने ग्रंथों से, अपने संस्कृति से आगे बढ़ रहा था। उन्होंने हमारा जो मानसिक विकास था उसे रोक दिया और उस मानसिक विकास को मोड़कर अपने अंग्रेजी धारा की तरफ ले गए। मतलब कि जो हम अपने कल्चर या अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रहे थे, उन्होंने हमारे स्टैंडर्ड को रोक कर अपनी तरफ मोड़ दिया। और उन्होंने जाते जाते धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, यहाँ तक कि हमारे देश के लगभग 20 से 25% हिस्से को बांट दिया, भारत और पाकिस्तान के रूप में। तो दोस्तों, ये सब चीज़ें अंग्रेज़ों ने हमें क्या पहुंचाई? नुकसान। तो अंग्रेज़ों ने हमें क्या क्या नुकसान दिया? आर्थिक, मानसिक, जातीय, धर्मी। ठीक है। अब नए भारत को, मतलब कि स्वतंत्र भारत को, आज़ाद भारत को इन नुकसान की भरपाई करनी थी। एक तो आर्थिक रूप से ऊपर उठना था, मानसिक रूप से ऊपर उठना था, जातीय रूप से ऊपर उठना था, धर्म के रूप से ऊपर उठना था। अब अंग्रेज़ों ने कुछ फ़ायदे भी पहुँचाए। अंग्रेजों ने फ़ायदे पहुँचाए प्रशासन, कि कैसे प्रशासन काम करता है, कैसे न्याय मिलता है, कैसे पुलिस संभालती है शासन को, कैसे एक राजा को कैसे एक देश को चुन काम करना चाहिए, कैसे 5 साल सरकार चुनी जानी चाहिए। फिर उसके बाद अंग्रेजों ने हमें समझाया दूसरा, पहला तो प्रशासन, दूसरा उन्होंने समझाया कि लोकतांत्रिक, कि हमें लोकतंत्र अपनाना चाहिए जहाँ पर लोगों की सरकार हो, जहाँ पर लोगों की सरकार चलती हो, जहाँ लोगों की सुनी जाती हो। टेक्नोलॉजी, उन्होंने बताया कि हमें टेक्नोलॉजी में रहना चाहिए। कैसे? उन्होंने हमें मशीनों पर ले आए, मतलब कि हम जो काम शरीर से करते थे, उन्होंने कहा इस काम को मशीनों से करो। तो हम टेक्नोलॉजिकली थोड़ा आगे बढ़े। उन्होंने लाइफ में प्रैक्टिकल रहना बताया। उन्होंने जो हमारी धारणाएं थी, कुछ गलत धारणाएं थी, जो अंधविश्वास थे, उनसे उन्होंने हमें बाहर निकाला। तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे ऊपर 73,200 दिनों तक शासन करके गए, ये हमारा नुकसान किया, आर्थिक, मानसिक, धार्मिक, और हमारा फ़ायदा पहुंचाया प्रशासनिक, लोकतांत्रिक, टेक्नोलॉजिकली और प्रैक्टिकली। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया कि अंग्रेज़ों ने हमें क्या नुकसान और क्या फ़ायदे पहुंचाए। तो अब भारत का कर्तव्य था कि नुकसान की भरपाई करो और अच्छाई को आगे बढ़ाओ। ठीक है। तो भारत ने लोकतंत्र अपनाया। अब हम समझते हैं कि भारत ने क्या क्या किया।
तो भारत ने अब तक, सबसे पहली बात कि 15 अगस्त 1947 से अब तक हमें आज़ादी के 73 साल हो गए हैं। लगभग 26,718 दिन हमें हो चुके हैं आज़ाद हुए। तो आपको क्या लगता है कि 15 अगस्त 1947 में जैसी चीज़ें थी आज वैसी ही हैं? नहीं, हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं, परंतु हमें और आगे बढ़ना है। तो यहाँ तक दोस्तों, अब तक मैंने क्या पढ़ाया आपको? मैंने अब तक आपको पढ़ाया है कि भारत जो अभी आज़ाद हुआ था उसने अंग्रेज़ों की नुकसान भी सहा था और कोई अच्छी चीज़ें भी ली थी। तो भारत का लक्ष्य था कि वो अच्छी चीज़ें भी ले और नुकसान की भरपाई करे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत की उस टाइम एक्चुअल सिचुएशन क्या थी, मतलब भारत के साथ कैसी समस्या थी। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो उसके पास सबसे बड़ी समस्या थी बेरोज़गारी। बेरोज़गारी का मतलब है कि हमारे पास करने के लिए काम नहीं था, मतलब कि इतनी बड़ी आबादी को क्या काम दे। देखो, हम में से ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, तो पढ़े लिखे वाले काम नहीं होते थे, और अगर हम किसी से ज़्यादा मजदूरी कराए तो हमारे मजदूर भी उतने मजबूत नहीं थे, क्योंकि हम ज़्यादा काम भी नहीं शरीर से ले सकते थे। क्यों नहीं ले सकते थे? क्योंकि उस टाइम में भूखमरी थी, खाने को हमारे पास ज़्यादा नहीं था, हमारे कृषि की हालत ख़राब थी। तो देखो दोस्तों, हमारे पास कृषि की हालत ख़राब थी, हमारे पास खाने के लिए अन्न नहीं था, हमारे पास करने के लिए काम नहीं था। तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। तो देश को तो सबसे पहले एक्चुअल सिचुएशन, जो उस टाइम की सिचुएशन है, उससे लड़ना था। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अननॉलेज, मतलब कि ना नॉलेज वाले लोग थे, ना हमारे पास स्किल कार्य करने वाले लोग थे जिनके पास काम का कोई स्किल हो। उसके बाद हमारे पास बेरोज़गारी थी, भूखमरी थी, और हमारा कृषि डिपार्टमेंट, खेती, अनाज में नुकसान हो रहा था। तो इससे हमें पता चलता है कि भारत की एक्चुअल सिचुएशन 1947 में बहुत ख़राब थी। तो आपको समझ में आ रहा है मैं क्या समझा रहा हूँ पूरे चैप्टर का मतलब? मैंने अब तक समझाया है कि अंग्रेज़ों ने हमें क्या नुकसान फ़ायदे पहुँचाए। अब भारत की एक्चुअल सिचुएशन ये है कि भाई उसके सामने बेरोज़गारी, भुखमरी, कृषि उद्योग, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी, उसके बाद में अननॉलेजफुल, मतलब कामगार जिनके पास नॉलेज हो ऐसे मजदूर नहीं है, अनस्किल काम करने वाले मजदूर नहीं है, ना कोई कुछ भी भारत के पास लक्ष्य ही, मतलब कि वही नहीं था कि अब क्या करें, एट द टाइम में क्या करें, आज़ाद हो गए तो इसीलिए भारत ने जब अपनी प्रस्तावना, जो अपना संविधान बनाया, उसमें भारत ने कहा कि हम सबसे पहले आर्थिक मजबूती देंगे, अपने देश को मजबूत बनाएंगे आर्थिक रूप से, पैसों के रूप में। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कृषि में सुधार करना पड़ेगा और उद्योगों में सुधार करना पड़ेगा। तो प्रस्तावना में ये बात दी गई कि प्रशासन कार्य कुशलता से चलेगा, आर्थिक ढांचा अच्छा होगा, और सबसे बड़ी बात, गांव और शहर को बराबर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि पूरे चैप्टर में अब तक हमने क्या समझा है। तो पूरे चैप्टर यही बता रहा है कि भारत की विकास रणनीतियाँ 1947 में भारत के सामने कुछ चुनौतियाँ थी, बेरोजगारी, भुखमरी, कृषि, ये सब चीज़ें। ठीक है, और आज भी दोस्तों अगर आप देखते होंगे तो सरकार कई तरीके से हमसे भुखमरी से लड़ने के लिए, स्कूलों में मिड डे मील के लिए, या फिर कहीं ना कहीं पूरे लॉकडाउन में सरकार ने राशन क्यों बांटा था लोगों को, कि इसीलिए बांटा था कि कोई भूख से ना मरे। ठीक है, तो अभी भी हमारे सामने ये प्रॉब्लम है। तो आप ले जाइए अपने देश को 73 साल पहले, तो सोचिए उस टाइम तो और दिक्कत होगी, जब इतने सारे डेवलपमेंट नहीं आए थे, जब जानवरों से कृषि की जाती थी। आजकल तो मशीनें कृषि करती है, हमारे पास खेती के लिए बढ़िया सारे उर्वरक नहीं थे, कोई बढ़िया रसायन नहीं थे। तो आज के टाइम में जब साइंस इतना आगे बढ़ गया तब हमारे पास, तब अभी भी दिक्कत है, तो उस समय में कितनी दिक्कत रही होगी। तो इसीलिए अब हम देखते हैं कि भारत की स्थिति आपको पता चल गई कि भाई 1947 में ये दिक्कत थी, 47 से पहले अंग्रेज ये हाल करके गए हैं। अब भारत ने अपने कुछ लक्ष्य निर्धारित किए, मतलब कि अगर आपको दोस्तों आईएएस बनना है, अगर आपको ज़िंदगी में एक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, XYZ आप कुछ भी बनना चाहते हैं, तो आप अपने प्लान बनाएंगे। तो भारत ने भी भाई 1947 में कुछ अपने प्लान बनाए। सबसे पहला प्लान बनाया कि भारत वृद्धि करेगा, अब भाई पीछे नहीं गिरेगा, इतना तो है कि हम आगे बढ़ेंगे। वितरण, वितरण मतलब है दोस्तों कि हम चीज़ों को गरीब और अमीर में नहीं बांट देंगे। गरीब और अमीर का मतलब है दोस्तों कि गरीब और अमीर में बहुत बड़ा खाई ना हो जाए, कि किसी के पास खाने के लिए करोड़ों रुपए हैं और किसी के पास कुछ भी नहीं है।
कृषि में सुधार करेंगे। हमारा अगला लक्ष्य था कि भाई कृषि में बहुत सारा सुधार करना है ताकि देश के अंदर हम खुद पे डिपेंडेंट हो जाए, हमें किसी से खाना मंगाना ना पड़े। फिर उसके बाद अगला जो था वो था औद्योगिक, हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना था, हमें बेरोजगारी से लड़ना था, हमें निरक्षरता मतलब कि अनपढ़ लोगों से या फिर हमें साक्षर बनना था, पढ़ा लिखा होना था, ताकि हमारे देश में करने के लिए काम हो, हमारा दिमाग अच्छा होगा तो हमारा देश अच्छा होगा। ठीक है दोस्तों, वही वाली बात है कि हमें पढ़ा लिखा देश चाहिए था। अब सामाजिक न्याय, हमें न्याय चाहिए था जहाँ पर किसी के साथ कुछ बुरा ना हो, मतलब कि किसी के साथ ऐसा ना हो कि कोई पढ़ना चाह रहा हो तो उसके पास पढ़ने के साधन ना हो। सरकार हर एक के ऐसी स्थिति दे कि वो हर चीज़ कर सके, मतलब कि अगर बंदा बिजनेस चाहे तो बिजनेस कर सके, पढ़ना चाहे तो पढ़ सके, उसके सामने कोई दिक्कत ना हो, समाज में उसके साथ कुछ अन्याय ना हो। और आयात को कम करना, आयात को कम करने का मतलब है कि हम दूसरे देशों से कम मंगाएंगे, क्योंकि हम जब दूसरे देशों से मंगाएंगे तो हमारे देश का पैसा जाएगा, और हमारे देश का पैसा जाएगा तो हम गरीब होंगे, दूसरा देश अमीर होगा और हम गरीब होते चलेंगे। तो इसलिए हम कम से कम चीज़ें मंगाएंगे और व्यापार को बढ़ावा देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा देश निर्यात करेगा, हम बेचेंगे तो हमारे पास पैसा आएगा, और अर्थव्यवस्था को बहुत डेवलप करेंगे। डेवलप का मतलब है कि इतना हम फाइनेंशियली पैसों से मजबूत होंगे कि बहुत आगे बढ़ जाएं। तो अब तक हमने पढ़ा क्या? अब तक हमने ये पढ़ा कि अंग्रेज़ों ने क्या नुकसान किया, क्या फ़ायदा किया, भारत के सामने एक्चुअल प्रॉब्लम क्या थी, और एक्चुअल प्रॉब्लम के बाद भारत ने कुछ प्लान बनाए कि हमें वृद्धि करनी है, हमें सही से लोगों में बांटना है, हमें कृषि में सुधार करना है, हमें औद्योगिक ढांचा अच्छा करना है, हमें बेरोजगारी से लड़ना है, हमें शिक्षा से लड़ना है, हमें समाज में सबको न्याय देना है, हमें आयात कम करना है, हमें निर्यात ज़्यादा करना है, और हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बहुत बढ़िया करना है। ये सब फैसले 1947 में लिए गए। अब दोस्तों ये थी हमारे देश की सारी अंदर की स्थिति। अब दुनिया में भी कुछ चल रहा था, मतलब कि भारत से बाहर भी कुछ चल रहा था। जैसे आज के टाइम में चाइना और अमेरिका में एक कहीं ना कहीं लड़ाई हो रही है ना, कि भाई अमेरिका अपनी दोस्त दिखाना चाह रहा है और चाइना दिखाना चाह रहा है कि अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो कुछ देश क्या हुए, चाइना से दोस्ती कर रहे, कुछ अमेरिका से कर रहे, और कुछ ऐसे हैं जो अमेरिका से भी दोस्ती नहीं कर रहे, चाइना से दोस्ती नहीं कर रहे, कुछ ऐसे हैं जो दोनों से दोस्ती कर रहे, कुछ, समझ रहे हो? तो हर तरह की देश है, जो कोई अमेरिका से पूरे संबंध रख रहा है तो कोई चाइना से पूरे संबंध रख रहा है। तो इस तरीके से वैसे ही उस समय में 1947 के समय में सोवियत संघ और अमेरिका, इनका लड़ाई थी, और भारत के सामने दो ही चीज़ थी। अगर वो भारत अमेरिका के साथ होता तो उसे अपनी जो अर्थव्यवस्था थी उसे पूरा प्राइवेट करना पड़ता, और अगर वो साम्यवाद रूस की तरफ जाता तो उसे पूरा सामाजिक करना था, कि मतलब सरकार सारे देश की जिम्मेवारी उठाए और यहाँ पर हर एक बंदा अपने लिए सोचे। तो भारत इस स्थिति में नहीं था, इसीलिए भारत ने इन दोनों से हाथ मिलाए रखा। थोड़ा झुकाव भारत का सोवियत संघ की तरफ रहा, लेकिन भारत पूरी तरीके से किसी की तरफ भी नहीं था। तो दोस्तों यही है पूरा चैप्टर। अब इसी को हम एग्ज़ाम के रूप में समझेंगे, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आपको चैप्टर जो समझाया है अब तक समझ में आया कि नहीं, क्योंकि अब ये समझोगे नहीं तो आगे समझना या नोट्स को पढ़ना बेकार है, या नोट्स को हम कवर करेंगे वो बेकार है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? प्लीज़ 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 कमेंट करना यार, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि एग्ज़ाम में अगर आपका क्वेश्चन ये आया कि भारत ने 1947 अब तक की विकास की रणनीतियाँ क्या क्या है, भारत ने किन लक्ष्यों को प्राप्त किया है, भारत ने किन रणनीतियों को पाने का फैसला किया था, क्या उसे पाया है, तो आप इन सभी चीज़ों को रख देंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि भारत का विकास का लक्ष्य। तो भारत का विकास का लक्ष्य था नियोजित विकास। भारत चाहता था ऐसा विकास हो जो नियोजित हो, नियोजित मतलब प्लान हो। हम ऐसे ही नहीं देश को चलाते थे, हमारा एक लक्ष्य था कि हमें ये चीज़ ठीक करनी है। जैसा हमारा लक्ष्य क्या था कि वृद्धि बढ़ानी है, वितरण सही से करना है, कृषि में सुधार करना है, उद्योग में सुधार करना है, निर्यात को कम करना है, आयात को कम करना है, निर्यात को ज़्यादा करना है, निरक्षरता से लड़ना है, सामाजिक न्याय देना है। तो नियोजित विकास था। लेकिन हमारे सामने ना हमने उदार नीति और साम्यवादी नीति दोनों को अपनाया था, ठीक है। तो हम एक तरफ नहीं थे। तो इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि भारत ने स्वतंत्रता से पूर्व किस तरह था, हमें मालूम है। तो हमें स्वतंत्रता से पहले कैसा भारत था मालूम ही है। इस विकास को हम दो भागों में बांटेंगे, 1990 और उससे बाद। अब दोस्तों आप कहोगे 1990 में क्या हुआ ऐसा? तो 1990 में आप ये सोचो, 1990 से पहले और 1990 के बाद
अगर आप देखोगे ना दोस्तों भारत का इतिहास आज़ादी के बाद का, तो 47 से पहले भारत यूं डेवलप कर रहा था और 90 के बाद भारत ने यूं डेवलपमेंट किया है। तो आप समझ रहे हो, ये ग्राफ है, तो भारत यूं डेवलप कर रहा था, सॉरी, और यहाँ से एक थोड़ी छलांग मारी 90 से। कैसे? तो 90 में दोस्तों क्या हुआ था कि हमने अपनी नीतियों में सुधार किया था। नीतियों में सुधार क्या किया था वो मैं आपको थोड़ा आगे बताऊंगा जब वो चीज़ आएगी, या बता ही देता हूँ, रुकिए। देखो दोस्तों 90 में हमने बहुत सी चीज़ों का प्राइवेट किया। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ, सबसे अच्छा एग्जाम्पल, आज के टाइम में हर राज्य में लगभग बिजली प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब कि बिजली एक कंपनी चलाती है। अब 90 से पहले क्या था, उसे सरकार चलाती थी और सरकार उसे लाखों के घाटों में सहती थी जब हमारी जीडीपी इतनी बड़ी नहीं होती थी, ठीक है। तो उस टाइम में सरकार को लाखों का घाटा होता था और सबको बिजली नहीं पहुंचती थी। आज के टाइम में सरकार, बिजली सारी प्राइवेट है, अब सरकार को घाटा नहीं होता, प्रॉफिट होता है। क्यों? तो ये सब जो कारण है प्राइवेटाइजेशन के कारण, मतलब कि निजीकरण के कारण, ठीक है। तो पहली बार सरकार ने 90 के बाद प्राइवेटाइजेशन किया, अपनी कई चीज़ों को प्राइवेट करना चालू किया, ठीक है दोस्तों। तो आज के टाइम में देखिए सरकार धीरे धीरे हर चीज़ को प्राइवेट कर रही है, क्योंकि प्राइवेट से सरकार को फ़ायदा होता है। अब दोस्तों बात होती है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है, पहले आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि एक पिचकारी आती थी लोहे की, ठीक है दोस्तों, जिसे होली में लोग इस्तेमाल करते थे उस पिचकारी का। वो पिचकारी आती थी लगभग उस ज़माने में 70 रुपये की या 60 रुपये की, एक लोहे या स्टील की होती थी। अब जब ग्लोबलाइजेशन आया, जब दुनिया को मौका मिला कि भारत में आके अपनी चीज़ें बेचो, तो प्लास्टिक की पिचकारियाँ आई और वो 10-10 रुपये में मिलने लगी। इससे क्या हुआ दोस्तों, लोगों ने ज़्यादा खरीदा, ज़्यादा लोग उसको अफोर्ड कर सके। ऐसे करके दुनिया में कई तरह की भारत में चीज़ें आई जो बहुत सस्ती मिलती थी और लोगों को बहुत काम मिला, तो भारत आगे बढ़ा। जैसे आप मोबाइल फ़ोन को देख लीजिए कि आज के टाइम में आपके सामने 10,000 रुपये में 10,000 फ़ोन में, 10,000 तो नहीं, 1,000 फ़ोन के ऑप्शन आ जाते हैं आपके सामने कि 10,000 की रेंज में ये ले लीजिए, वो ले लीजिए, वो ले लीजिए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर आपके सामने देश में प्रोडक्ट बेचने आ रहे हैं। अब होता है दोस्तों लिबरलाइजेशन। अब हमने अपने देश को थोड़ा ये बना दिया कि यहाँ पे कमाना आसान हो जाए, बाहर की कंपनियाँ आए, यहाँ पर काम करें, यहाँ पे चीज़ें बनाए। तो 1990 में भारत ने यही किया था। आपको सब समझ में आ रहा है ना? मैं यही समझा रहा हूँ दोस्तों कि 1947 से भारत ने ये सब चीज़ें नहीं की थी। भारत सरकार खुद देश को चलाती थी, हर चीज़ में भारत सरकार खुद फैसले लेती थी। लेकिन 90 के बाद एलपीजी आया। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, मतलब कि अपनी नीतियों को आसान करो, निजीकरण करो और दुनिया को अपने देश में आने दो सामान बेचने के लिए। और इसीलिए दोस्तों हम बहुत आगे बढ़ गए 1990 के बाद। तो इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। अब यहाँ तक आपको क्लियर है? अब हम पढ़ते हैं, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ और यह एक संवैधानिक देश बना। तो इसका मतलब क्या है कि भारत ने आज़ाद 47 में हुआ, लेकिन एक लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को बना। इस लोकतंत्र देश का बहुत बड़े लक्ष्य यह था कि वह अपने नागरिकों का ध्यान रखे, उनके जीवन की सारी ऊंचाइयां प्राप्त हो सके और जीवन में हर स्तर का विकास कर सके। तो अगर आपने हमारे देश की प्रस्तावना पढ़ी है तो उसमें क्या कहते हैं, हम भारत के लोग, है ना, भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य बनाएंगे जहाँ पे सभी नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुता। तो मतलब हमारे देश का बहुत बड़ा लक्ष्य था कि इस देश को ऐसा ही नहीं कि बस बना के रख दिया है, यहाँ पर बहुत सी चीज़ें प्राप्त करनी थी। यहाँ पे हर एक लोगों को अच्छा दिखना, मतलब कि हर एक स्टैंडर्ड पे हमें खड़ा उतरना था कि हमें पैसों में भी आगे बढ़ना था, हमें समाज में भी आगे बढ़ना था, हमें राजनीति में भी सही रहना था, मतलब कि कहीं भी हमारा देश एक परफेक्ट देश बनाना था। तो इस लोकतंत्र के बहुत बड़े लक्ष्य थे, लेकिन वास्तविक स्थिति अलग थी। अंग्रेजों ने भारत में भारतीयों का बहुत शोषण किया था। उस शोषण के कारण भारत बहुत पीछे रह गया था, जिस कारण एक स्वतंत्र देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती बेकारी मतलब लोग करने के लिए काम नहीं, बेरोजगारी, भूखमरी, कृषि उद्योग, पिछड़ापन होना, जन स्वास्थ्य, इन सभी स्थिति को सही करना था। तो देखो दोस्तों, अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी चीज़ अभी के लिए बताता हूँ। बाहर के देशों में अब सैनिटरी पैड जैसे होते हैं जो महिलाएं इस्तेमाल करती है दोस्तों अपने कुछ उनके जो महीने में या 15 दिन में जो उनके साथ एक चीज़ होती है उसके ऊपर।
अब हमारा देश आज भी सैनिटरी पैड के लिए हमें कितना समझाना पड़ रहा है, मतलब सरकारें अब उसके ऊपर फैसला कर रही है। मतलब हमारे पास जन स्वास्थ्य, मतलब कि हम खुद इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हो दोस्तों। तो सरकार यहाँ पे बताना चाहिए कि अभी हमारा ये हाल है, तो उस जमाने में हम क्या करते थे कि चोट लग गई तो मिट्टी लगा लेते थे, चूना लगा लेते थे, और उसके बाद इन्फेक्शन हो जाता था। उसके अंदर लोहा लग गया तो आज भी कई लोग टेटनस की सुई नहीं लगाते। तो ये सब क्या है दोस्तों, जन स्वास्थ्य का पिछड़ापन है। तो उस जमाने में तो ये अलग लेवल पर था, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है कि अंग्रेजों ने भारत को बहुत पीछे छोड़ दिया था और हम बहुत पीछे हो गए थे। हम जन स्वास्थ्य से लेके बेरोजगारी, भुखमरी, सब में पीछे रह गए थे। और उस समय में भारत की 20% आबादी ही शिक्षित थी, जिसमें से 5% आबादी उच्च शिक्षा को प्राप्त कर चुकी थी, बाकी 15% साक्षर थी और 80% असाक्षर थी। तो ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको कि भारत में इतनी बड़ी आबादी थी, इसमें 20% में से 5% ही डॉक्टर, पुलिस, इंजीनियर, वकील थे और 15% उच्च शिक्षा में थे। कुछ 12वीं पास थे, कुछ 10वीं पास थे, कुछ BA MA थे। तो इसका मतलब बहुत कम थे। और 80% महिला तो कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, उनकी स्थिति बहुत दयनीय थी, उनको कुछ पता ही नहीं था, वो घरों के अंदर ही रह गई थी। आज के टाइम में तो महिलाएं बहुत आगे आ गई हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आया कि भारत की एक्चुअल सिचुएशन क्या थी। आज की स्थिति को देखें तो भारत ने मौजूदा स्थिति में अपने आप को बहुत आगे किया है। भारत ने अपने विकास को बहुत तरीके से प्राप्त किया है, परंतु अभी भी कई समस्याएं हैं। अब हम अध्ययन करेंगे किस प्रकार भारत ने स्वतंत्रता के बाद विकास की रणनीतियों को अपनाया और यह विकास की रणनीतियाँ कैसे कार्य कर और विफल रही। तो देखो दोस्तों, बताया गया है कि भारत ने आज के टाइम में, ठीक है, किस तरीके से इन विकास को पाया है और इसमें कैसे भारत विफल रहा है, मतलब फेल हो गया है या पास हो गया, ये चीज़ें समझेंगे। अब दोस्तों हम थोड़ा बहुत पीछे हो जाते हैं, वरना एकदम से पढ़ते जा रहे हैं, कुछ समझ में आए ना, ऐसा ना हो जाए। अब थोड़ा हम देख रहे हैं कि पहले शुरू में बताया गया कि भारत ने क्या लक्ष्य अपनाए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अपने एग्जामिनर को बताएंगे कि भाई भारत आज़ाद कब हुआ, भारत संविधान से आज़ाद कब हुआ, संविधानिक देश कब बना, और भारत ने अपने लोगों को बहुत बड़े बड़े वादे किए हैं, उसे निभाना उसका एक कर्तव्य था। और 1990 के बाद भारत ने बहुत बड़ा बदलाव किया। पहली बात तो हम बताएंगे कि भारत कैसा देश था, ठीक है, कि क्या क्या प्रॉब्लम थी। फिर उसके बताएंगे कि 1990 में उसने किस तरीके से एक अलग चीज़ अपनाई और किस तरीके से भारत ने अपने आप को बनाया, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों हो गई। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं कि भारत की प्रस्तावना में ही, हाँ, यहाँ से स्वतंत्रता के प्राप्ति के बाद ही भारत ने विकास के लिए कुछ रणनीतियाँ तैयार की और उन रणनीतियों के लिए विभिन्न लक्ष्य बनाए। तो देखो दोस्तों, भारत ने सोचा स्वतंत्रता के बाद कि हमें ये चीज़ बनना है। जैसे मान के चलिए आपने सोच लिया कि मुझे डॉक्टर बनना है या एक्टर बनना है, तो आप यहाँ से प्लान बनाएंगे ना कि सबसे पहले मुझे देखना है कि मैं एक एक्टर की काबिलियत रखता हूँ कि नहीं, फिर मुझे कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, फिर मुझे क्या ऑडिशन देने हैं, फिर उस ऑडिशन में क्या कमी रह गई, कैसा सुधार करना है, फिर मुझे टीवी में आना है, टीवी में आने के बाद फिर मुझे फिल्मों में आना है। तो ये आपका क्या है, एक प्लान है ना दोस्तों। ऐसा तो है नहीं कि आप सोचोगे कल फॉर्म भरोगे और परसों आप एक्टर बन जाओगे, ऐसा कभी नहीं होगा। वैसे ही भारत को कुछ लक्ष्य सेट किए हुए थे, कुछ बनना था, तो उसके लिए क्या क्या रणनीतियाँ अपनानी, कैसे कैसे उसके लिए काम करना है, कैसे एक टीम बनाई जाएगी, वह टीम कैसे दौरा करेगी, कैसे मिट्टी की जांच करेगी, मिट्टी की जांच करने के बाद उस मिट्टी के लिए बताएगी कि इसमें क्या फसल उगानी चाहिए, उसके लिए क्या क्या डेवलपमेंट करना चाहिए, तब जाके कृषि सुधरेगा ना। तो वैसे सरकार ने अपने लिए बहुत बड़े लक्ष्य बनाए और रणनीतियाँ मतलब प्लान बनाए, और उस रणनीतियों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसे रियल में लागू करना है, और क्या वो सफल रहेगी, विफल रहेगी, इन सब चीज़ों के लिए भारत ने कुछ लक्ष्य अपनाए। भारत की प्रस्तावना मतलब जो भारत का बिल्कुल, जो दुनिया भर को बताया था भारत ने, या फिर भारत ने संविधान बनाने से पहले बनाया था कि हमारा संविधान ये चीज़ देना चाहता है। तो उसमें स्पष्ट किया था कि भारत एक राजनीतिक व्यवस्था का निर्माण करेगा, मतलब भारत एक ऐसा देश बनेगा जहाँ प्रशासन बहुत अच्छा होगा, जहाँ स्वतंत्रता, समानता, न्याय, आर्थिक समानता, आर्थिक न्याय, सभी चीज़ मिलेगी, और किसी एक के हाथ में शक्ति नहीं रहेगी, शक्ति का बंटवारा रहेगा, गांव शहर बराबर रहेंगे। यह सब चीज़ें दोस्तों भारत ने बताई थी। तो देखो भारत के विकास के लक्ष्य क्या थे। तो सबसे पहला भारत का लक्ष्य था राष्ट्रीय आय में वृद्धि और समान व संतुलित वितरण। मतलब स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की गरीबी, भारत का एक बहुत बड़ा लक्ष्य था
कि व्यक्ति की आय बहुत कम थी। यहाँ पर लोगों की आय इतनी थी कि जिसमें सिर्फ एक वक्त का खाना आता था, ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय के द्वारा इसे बढ़ाया जा सकता था कि हमारे देश का लक्ष्य था कि हर एक व्यक्ति की आय बढ़ेगी, तो जब हर एक व्यक्ति कमाएगा तो हर एक परिवार आगे बढ़ेगा, हर एक परिवार आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। तो सबसे पहली बात, हर एक व्यक्ति की आय को बढ़ाया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कमा सके। बहुत बड़ी जनसंख्या जो गरीबी रेखा के नीचे थी, सर्वाइव कर रही थी, इस समस्या लड़ने के लिए विकास का सबसे पहला महत्वपूर्ण लक्ष्य था कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करे और प्रयास किए जाए कि उनका विकास सभी का। तो देखो दोस्तों, जो गरीबी रेखा के नीचे होते हैं तो सरकार उन्हें राशन क्यों देती है? ताकि वो गरीबी रेखा से ऊपर आ सके, उनकी गरीबी उन्हें ज़्यादा ना तोड़ सके और वो अपनी इस गरीबी से बाहर निकल सके। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना और समान व संतुलित वितरण, कि जिस गरीब के पास खाना भोजन नहीं है उसे भोजन दो, जिस गरीब के पास पढ़ने के स्कूल नहीं है तो उसे अच्छे स्कूलों में दाखिला दो। तो ये सब चीज़ें सरकार का एक लक्ष्य था कि एक तो पहले सबकी आय बढ़ाओ, अगर आय नहीं भी बढ़ती तो समान व संतुलित, जिसके पास ज़्यादा है उससे लेकर जिसके पास नहीं है उसे दो। तो सरकार क्या करती है, टैक्स से जो पैसा आता है अमीरों से, उसी पैसे से अनाज को खरीद के गरीबों में वितरण करती है ना, उसी पैसे से गरीबों के लिए दवाई करती है ना। तो वही चीज़ सरकार ने पहला प्लान सोचा और वो कहीं ना कहीं इस प्लान के ऊपर काम कर रही थी। दूसरा, कृषि में सुधार। आज भी भारत में 55% से अधिक जनसंख्या कृषि द्वारा अपना जीवन यापन करती है। इससे कुछ अधिक प्रतिशत लोग कृषि से जुड़कर अपना जीवन यापन करते हैं। तो देखो दोस्तों, 55 से 60% लोग अभी भी खेत में जाकर खेती करते हैं और उस खेती से, ठीक है, और 85% जनता गांव में रहती है। आज के टाइम में 15% लोग ही शहरों में रह रहे हैं, 85% अभी भी गांव में ही रहते हैं। 70% जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर है, मतलब कोई खाद बेचता है तो कोई सामान को ले जाता है, लाता है, तो कहीं ना कहीं वो टोटली खेती से जुड़ा हुआ है, ठीक है। 70% जनसंख्या खेती बाड़ी पर निर्भर थी। तो भारत का एक लक्ष्य था कि कृषि में सुधार करे, अच्छे बीजों को लाए, आधुनिक औजार बनाए, खेती को नष्ट ना होने दे, हर एकड़ में फसलों को बढ़ावा पहुंचाए। तो इसका मतलब दोस्तों क्या है कि कृषि में सुधार किए जाएं, क्योंकि एक देश का बहुत बड़ा भाग तो कृषि की जॉब में लगा हुआ है, ठीक है, कृषि में लगा हुआ है। अब जैसे मैं आपको एक कहानी बताता हूँ कि बहुत से देश ऐसे हैं, सिंगापुर हो गया आपका, कई छोटे छोटे देश ऐसे हैं जो सिर्फ अपने टूरिज्म पे काम करते हैं। तो वहाँ का पैसा कहाँ से आता है? टूर करने जाते हैं उससे आता है। तो वो लोग क्या करते हैं, अपनी जगह को बहुत सुंदर बना के रखते हैं ताकि लोग वहाँ पे घूमने आए और उनका देश आगे बढ़े। तो हमारा देश किससे क्या करते हैं, हमारे देश में ज़्यादातर लोग, तो हमारे देश में तो भाई ज़्यादातर लोग खेती कर रहे हैं, तो हम उसको ही ख़राब कर देंगे तो हमारे देश की सारी चीज़ ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए सरकार ने कृषि में सुधार करने की कोशिश की, क्योंकि कृषि में सुधार होगा तो अपने आप देश में सुधार आ जाएगा। तो कृषि में सुधार कैसे होगा? तो कृषि में सुधार होगा अच्छी मिट्टी से, अच्छे बीजों से, अच्छे आधुनिक औजारों से, फसल नुकसान होने पे भरपाई देने से, ताकि भाई कृषि में सुधार हो सके। औद्योगिक ढांचा विकसित करना। तो मैंने आपको बताया था कि अंग्रेजों ने हमें टेक्नोलॉजी समझाई थी, अब हमें टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना था। तो टेक्नोलॉजी कैसे आएगी? जब हमारे मशीन आएगी, मशीनों से व्यापार बढ़ेगा, हम चीज़ें बनाएंगे, जब हम चीज़ें बनाएंगे तभी तो निर्यात करेंगे। तो भारत औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था। तो देखो दोस्तों, आपको बताता हूँ, हमारे पास कोयला के बहुत से खदान हैं झारखंड की तरफ। अब उस ज़माने में हमारे पास उससे निकालने के लिए ना मशीनें नहीं होती थी, तो उसके लिए प्लांट लगते हैं और वो प्लांट के लिए हमें कुछ नॉलेज नहीं थी। तो ऐसे टाइम में रूस ने हमें काफ़ी प्लांट लगाने में हेल्प की थी, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि पानी को साफ़ करना, अब आज के टाइम में हम पानी को साफ़ करने के प्लांट बनाते हैं, लेकिन हमें सब नॉलेज है ना, पहले ज़माने में उसकी नॉलेज नहीं थी। तो यही बता रहा है कि औद्योगिक ढांचा विकसित करना। भारत औद्योगिक रूप से काफ़ी पिछड़ा हुआ था, टेक्नोलॉजी हमारे पास नहीं थी, ठीक है। आज बहुत अच्छी बात है कि भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे बढ़ रहा है, क्योंकि विश्व के सभी देश औद्योगिक रूप से आगे बढ़ रहे थे, परंतु अभी भी औद्योगिक रूप से भारत बहुत पीछे था। भारत के लिए बहुत आवश्यक था कि पहले सरकार की प्राथमिकता की खेती के साथ औद्योगिक विकास पर ध्यान दे, ताकि भारत औद्योगिक रूप से पीछे ना हो जाए। तो देखो दोस्तों, भारत को टेक्नोलॉजी में और इंडस्ट्री में बहुत आगे बढ़ने की ज़रूरत थी। तो भारत ने इसके लिए भी काम किए। तो भारत ने अपने जो एक विकास लक्ष्य रखे थे 5 साल के, तो उसमें उसका दूसरे विकास लक्ष्य में यही योजना थी कि कैसे भी हमें अपने टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना है, हमें प्रोडक्शन में आगे बढ़ना है, ताकि हमारा देश आगे बढ़ सके। रोजगार की व्यवस्था करना।
सरकार ऐसी नई योजनाएं बनाती थी, नए कार्यक्रम करती थी जिससे रोजगार को बढ़ावा मिले और गरीबी उन्मूलन हो। देखो दोस्तों, जब एक व्यक्ति कार्य करता है तो वो देश के लिए बहुत बड़ा काम होता है। जैसे कि अगर अगर कोई भी जॉब कर रहा है, जैसे मान के चले अगर मैं कोई काम कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों कि मैं एक तो योगदान दे रहा हूँ, कोई काम कर रहा हूँ, इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो एंड टू एंड फायदा है ना, कि कोई नॉलेज ले रहा है, अब इससे मुझे कुछ पैसा आ रहा है, मेरे पे पैसा आ रहा है तो मैं खर्च कर रहा हूँ, तो इससे बहुत बड़ी चीज़ जुड़ी होती है, बहुत बड़ा चेंज जुड़ा होता है। अगर आप देखेंगे तो अगर आप इकोनॉमी के स्टूडेंट रहे होंगे तो आपको पता होगा कि बहुत बड़ा चेन वर्क करता है। तो इसीलिए कहा था कि एक व्यक्ति भी एक दिन काम नहीं करता तो पता नहीं 20 या 30 हजार रुपये का नुकसान होता है हमारे देश को। ठीक है, अब ये बढ़ गया हो, ये मैं 2008 की बता रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या है कि रोजगार की व्यवस्था करना, कि वो जितने लोग कमाएंगे तो वो देश में हमारे जुड़ता रहेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था करना। निरक्षरता और जन स्वास्थ्य में सुधार। जिस देश में साक्षरता अधिक होती है वह देश सभी रूप से प्रगति प्राप्त करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका जितना आगे क्यों है, उसके उधर की जो क्या कहते हैं उसे, जो नॉलेज है या पढ़ाई है वो बहुत ज़्यादा है। इसीलिए वहाँ के लोग किसी न किसी अपनी एक चीज़ में लगे हुए हैं। वहाँ के लोग अलग तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, पर उस चीज़ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। चलो उस देश की छोड़ो, अब हमारे देश केरल की देख लीजिए। केरल में जहाँ साक्षरता अधिक है वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका ढांचा बहुत अच्छा है, वो गांव होकर भी बहुत आगे बढ़ चुका है। वहाँ पे आप बीमारी देख लीजिए, जन स्वास्थ्य देख लीजिए, वो बहुत आगे बढ़ चुके हैं। क्यों? साक्षरता के कारण। तो देश का सबसे पहले लक्ष्य था साक्षर बनाओ, सभी को पढ़ा लिखा बनाओ, ताकि देश अपने आप प्रगति करे। स्वस्थ नागरिक ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण करता है। भारत के सांख्यिकी आंकड़े साक्षरता और जन स्वास्थ्य के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए थे, जिसे आगे बढ़ाना भी एक लक्ष्य था। दोस्तों, मैंने आपको जैसे बताया कि हम स्वास्थ्य के रूप में बहुत पिछड़े हुए थे, जैसे कि हमें कई दवाइयाँ नहीं पता थी। हमने कहीं ना कहीं देखो ना, सरकार खुद जा के पोलियो के लिए दवाइयाँ पिलाती है, तो सरकार ने अपनी अपनी जिम्मेवारी ली थी दोस्तों। आज के टाइम में भी आप देख लीजिए, कोविड के टाइम में भी सरकार ने जिम्मेवारी ली। तो सरकार हर एक चीज़ के लिए कितनी एड्स चलाती है, कितने पोस्टर छपाती है, आपको ये होते है, आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। रैबिस से लड़ने के लिए आप कुत्ते के पास कोई, मतलब कि रैबिस से लड़ने के लिए आपको जैसे कोई जानवर काट रहा है तुरंत अस्पताल जाइए। सरकार एक चीज़ के पोस्टर मेट्रो में, बसों में ये लगाती है। क्यों लगा रही है वो? क्योंकि उसका एक लक्ष्य है कि यार जन स्वास्थ्य अच्छा हो, देश अच्छा होगा, लोग स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। हर चीज़ के लिए, पोल्यूशन के लिए, कई तरीके से पेड़ लगाने के लिए कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जन स्वास्थ्य की चिंता करती है। तो देखो दोस्तों, अब हम सरकार के प्लान के बारे में देखते हैं, या भारत के प्लान के बारे में। भारत का पहला प्लान, राष्ट्रीय आय में वृद्धि करो, कृषि में सुधार करो, औद्योगिक ढांचा बढ़िया करो, रोजगार की व्यवस्था करो, और अनपढ़ या निरक्षरता और जन स्वास्थ्य में सुधार करो। सामाजिक न्याय। भारत में समाज में अंदर काफ़ी विफलताएं, असमानताएं मौजूद थी, उसे दूर करना। ये असमानताएं हैं दोस्तों, समानताएं लिखा हुआ है, करना भी सरकार का बहुत बड़ा कर्तव्य था। सरकार इससे ऊपर भी महत्वपूर्ण व सक्रिय रूप से जागरूक थी। सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सरकार ने कहा कि ये स्कूल है और इस स्कूल में फ्री शिक्षा है, जो जिसके पास पैसे नहीं वो जाके पढ़ सके। लेकिन जो पढ़ने जाएगा उसके घर में तो गरीबी है, उसके पिता जो कमा के लाते हैं उससे घर नहीं चलता, तो अपने छोटे बेटे को चाय की दुकान पर लगा देते हैं, तो ये बेचारा पढ़ने का जाएगा, स्कूल तो खुला का खुला ही रह जाएगा। तो इसीलिए सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि सरकार जो है 14 साल से कम बच्चे को काम नहीं करने देगी, और सरकार कोशिश करेगी इसके पिता जो भी कमाते हैं उसमें ही इनके परिवार का गुजारा हो जाए, एक व्यक्ति में ही, ताकि यह बच्चा आगे जाके पढ़ सके। ठीक है, उसके बाद में अगर मान के चले आपको डॉक्टर बनना है तो आप पढ़ नहीं सकते, क्या पैसे नहीं है, तो सरकार आपको कहती है कोई नहीं, आपके लिए हम क्या करेंगे, आपको लोन प्रोवाइड करेंगे। और ये जिम्मेवारी सरकार लेती है कि हर एक बैंक को बोल रखा है कि इतने प्रतिशत लोन आप बच्चों को पढ़ने के लिए दीजिए। तो सामाजिक न्याय मतलब समाज में सभी को न्याय देना, हर एक तरह से, पढ़ाई लिखाई में नहीं, हर एक चीज़ में। तो सरकार कोशिश करती है कि किसी के सम्मान को ठेस ना पहुँचे। अगर आप देखा जाएगा तो हमारे देश में तो लोगों में इतनी जागरूकता नहीं है, वरना सरकार एक एक चीज़ 10-10 पैसे, एक मैंने बहुत मतलब कि अखबार पढ़ता रहता हूँ, या आपने भी देखा होगा कि एक मॉल में व्यक्ति सामान खरीदने जाता है और उसको पेपर बैग के लिए पैसे देने पड़ते हैं, तो उसने इस चीज़ के लिए केस दर्ज करवाया। तो सरकार ने कहा कि जब सामान लेगा तो पेपर बैग तो आप फ्री देंगे, तो उसके ऊपर कितने लाखों का जुर्माना लगा दिया। तो मतलब सामाजिक न्याय कि आपका समाज में रहोगे तो आपके साथ अन्याय नहीं होगा किसी भी तरह से, ये मान लीजिए आप।
तो भारत में समाज में कई दिक्कतें हैं, आपको पता है हमारे देश में कई सारी समस्याएं हैं जो समाज के अंदर, जैसे मान के चलिए अगर आपको कोई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पर, रंग के नाम पे भेदभाव, कोई भी कुछ भी होता है, अन्याय होता है, जो आपको लगे कि ये अन्याय है सरासर, तो उसके लिए सरकार जागरूक है। तो यही बताया गया सामाजिक न्याय, चाहे बेटा बेटी का हो, चाहे कोई भी हो, लोग कई तरह से अन्याय करते हैं, तो समाज के न्याय को बढ़ावा देना भी सरकार का एक लक्ष्य था कि हम देश को मजबूत तो बना दे लेकिन यहाँ पे न्याय ना हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, आयात को कम करना, निर्यात को अत्यधिक करना, तो ये बात तो मैंने आपको शुरू में बताई थी कि जब हम, सीधी सी बात है, आयात करेंगे तो वो फ्री में तो हमें देगा नहीं, हमें पैसे देने पड़ेंगे, जब हम पैसे देंगे तो हम कमा के अपने देश का नुकसान करेंगे, और जब हम निर्यात करेंगे तो उसे बेचेंगे, चाहे 2 ही रुपये हम कमाएंगे तो वो हमारे देश में आएगा। तो आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना। आप देख सकते हैं दोस्तों, गुजरात आज के टाइम में निर्यात बहुत ज़्यादा करता है, तो इसीलिए गुजरात हम देख सकते हैं कितना आगे बढ़ रहा है इसी कारण से दोस्तों। तो हम, चाहे आप, अगर आपका बिजनेस माइंड है तो अपने देश से सामान बेचने से ज़्यादा आप ऐसी चीज़ बनाइए जो देश के बाहर जा सके, ताकि हमारे देश में बहुत सारा पैसा ला सके। ठीक है दोस्तों, मुद्रा ला सके। तो यहाँ इसे मैं पढ़ा देता हूँ, फिर भी आप इसे समझ जाइए। भारत का एक लक्ष्य यह था कि वह निर्यात को अत्यधिक बढ़ावा दे, जिससे कि देश में बाहरी मुद्रा ज़्यादा आ सके, और आयात को कम करे ताकि पैसा बाहर से कम जा सके, वह भारत की परचेजिंग पावर बढ़ा सके। तो देखो दोस्तों, जब हमारे पैसा ज़्यादा आएगा तो हम बढ़िया चीज़ें खरीद सकेंगे। ऐसी नीति की आवश्यकता थी कि निर्यात व वस्तु के उत्पादन को अत्यधिक बढ़ावा दे। तो मतलब हमें उत्पादन ज़्यादा करना होगा, इसके लिए सरकार कुछ करे। व्यापार को बढ़ावा देना, देश को आर्थिक प्रबल एक व्यापारी ही देता है, जो व्यापारियों के लिए अच्छा पर्यावरण बनाया जाएगा तभी व्यापार आसान हो सकेगा। सरकार ऐसी योजनाएं बनाती है जो व्यापार को बढ़ावा दे, जिससे अच्छी सड़कें, अच्छा मार्ग एक साधन था। तो देखो दोस्तों, इस साल का अगर आपने बजट सुना होगा 2020 का, तो 2020 का बजट अगर आप सुनेंगे तो उन्होंने व्यापारियों के लिए ही एक तरह से बजट बनाया था कि रेल ऐसे बनाए जाएंगे, इस तरीके से सड़कें बनाई जाएंगी, इतनी तरीके से पाइपलाइन जोड़े जाएंगे। क्यों कर रही थी सरकार ऐसा? ताकि एक कोई बाहर की कंट्री जब आपके देश में आए काम करने, जैसा कि मान के चलिए बाहर की एक कंपनी है जो यहाँ पर आके सॉफ्ट ड्रिंक बनाएगी, ठीक है, तो सीधी सी बात है, या शैम्पू बनाएगी या फिर इधर आके कुछ भी प्रोडक्शन करेगी, तो उसे एक बहुत अच्छी जगह चाहिए जहाँ पर आने जाने में से दिक्कत ना हो, जहाँ से उसका सामान खराब ना हो। तो उसके लिए हमें खुद अच्छा जगह बना के देनी होगी ना। तो वही चीज़ है, चाइना भी तो यही करते ना दोस्तों। तो वही बात है, तो व्यापार को बढ़ावा देंगे तभी व्यापारी ही किसी देश को बढ़ाता है। जैसे मान के चलिए आपके घर में 50 नॉलेज वाले बंदे हैं और वो कुछ कमा कर नहीं दे रहे, तो वो बेकार है दोस्तों। पैसा भी बहुत अति आवश्यक है। अगर मैं एक महाभारत में, जब एक हिस्सा आता है महाभारत का, मैं एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, तो उसमें पूछते हैं कि आपको बृहस्पति ने क्या सिखाया, तो वो बोलते हैं कि उन्होंने सिखाया कि ज्ञान एक चिड़िया का एक पंख है और कर्म दूसरा पंख है। तो देखो दोस्तों, जब तक हम ज्ञान के साथ काम नहीं करेंगे ना, तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वही चीज़ है व्यापार का, जब तक हम उनसे नॉलेज या इन चीज़ों के पीछे भागेंगे, जब तक पैसे के पीछे नहीं भागेंगे, तो तब तक हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो हमारा देश जब तक व्यापारी नहीं बनेगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अमेरिका पर नॉलेज आई, प्लस में ऐसे कई देश है जिनके पास बहुत पढ़ाई लिखाई, जैसे जापान हो गया, ये सब हो गया, लेकिन उन्होंने अपने आप को बिजनेस में भी आगे किया, तभी जाके वो देश आज आगे दिख रहे हैं। तो आगे बढ़ने के लिए भाई व्यापारी का आना तो आगे बहुत ज़रूरी है। अर्थव्यवस्था को आधुनिक, प्रभावी, प्रतियोगी बनाना, बढ़ती हुई जनसंख्या को नियंत्रण करना, भारत का विकास प्राप्त करने का एक साधन उपलब्ध कराना। तो देखो दोस्तों, एक ऐसी जगह बनाना जहाँ पे प्रतियोगिता हो, सब भाग ले सके। ऐसा नहीं है कि बिजनेस करे तो एक ही लोग करें, सभी लोग बिजनेस कर सके, ऐसी अपॉर्चुनिटी होना। पढ़ने लिखने में तो सबको मौका मिलना चाहिए, ये चीज़। और जनसंख्या नियंत्रण, आपको पता ही है कि आबादी बहुत ज़्यादा ही बढ़ रही है, और जो एक बहुत बड़ी समस्या है आज के लिए भी और आगे के लिए भी, क्योंकि जो 130 करोड़ आबादी है वो भी आगे बढ़ेगी तो 200 करीब ऐसे करके पहुंचेगी। अगर हमें सही 2-2 के बच्चे भी अगर हम अंदाजे लगा दें तब जाके हम ठीक रहेंगे। अगर हमने 3, 4, 5 ऐसा वाला हिसाब किताब चलता रहा, एक एग्जैक्टली, क्योंकि सिचुएशन में बात कर रहे हैं दोस्तों, तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे। यहाँ पर हर एक बंदे के खाने, नौकरी, सबके लिए दिक्कत हो जाएगी और लूटा मारी भी हो सकती है। तो ये चीज़ बहुत बड़ी थी जिसके ऊपर भारत को काम करना था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि अब तक हमने पढ़ा क्या है। अब जब हमने पढ़ा कि भाई भारत क्या करना चाहता था, तो भारत चाहता था आय में वृद्धि, कृषि में सुधार, औद्योगिक ढांचा, रोजगार की व्यवस्था, निरक्षरता, सामाजिक न्याय, आयात को कम करना, निर्यात को बढ़ाना, व्यापार को बढ़ाना, अर्थव्यवस्था को ठीक करना। अब दोस्तों, हम पे सबसे लास्ट चीज़ें हैं। अब नॉर्मल चीज़ में हमें पढ़ना है कि भारत द्वारा अपनाए गए विकास लक्ष्य। ये तो विकास भारत का एक सपना था,
ठीक है, ये सारी चीज़ भारत का क्या है, एक सपना है। क्या भारत ने आज के टाइम में कृषि में सारा सुधार कर लिया? कर भी लिया, तभी तो हम आज के टाइम में अपने देश में इतने सालों का अनाज पड़ा है, इतनी बड़ी समस्याएं में हमने सारे देश के लोगों का अनाज बांट दिया, लेकिन नहीं भी बढ़ा, क्योंकि आज भी हमारे किसान बुरी हालत में हैं। ठीक है दोस्तों, औद्योगिक ढांचा विकसित करना, अभी भी हम टेक्नोलॉजिकली आगे नहीं बढ़े, अभी भी हमें कई तरीके आगे बढ़ना है। सबको रोजगार नहीं मिला, लेकिन मिला भी है। निरक्षरता, अभी भी लोग अनपढ़ है, अभी भी जन स्वास्थ्य उतना ठीक नहीं है, लेकिन हमने पहले से बहुत अच्छा कर लिया है। सामाजिक न्याय, अभी भी समाज में न्याय बहुत मिला है, लेकिन अभी रहता भी है। तो मतलब ये सब चीज़ें अगर आप देखोगे ना, व्यापार को बढ़ावा मिला भी है, नहीं भी मिला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो भारत ने इन सभी चीज़ों को पूरे तरीके से नहीं पाया, लेकिन ऐसा भी नहीं कि इनको आधा भी नहीं पाया, आधे से ज़्यादा कवर कर लिया है। तो अब देखते हैं भारत ने क्या क्या पॉलिसी अपनाई। ठीक है, तो भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था पर बल दिया। तो भारत ने नियोजित अर्थव्यवस्था का मतलब है एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें लक्ष्य निर्धारित। तो भारत ने सबसे पहला प्लान ये बनाया कि हर 5 साल की व्यवस्था बनाएंगे, जिसे पंचवर्षीय योजना कहा। जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना बहुमुखी विकास थी, कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, कृषि का विकास करना, ये सब। और अभी हमारे देश में कौन सी व्यवस्था है, 14वीं पंचवर्षीय योजना लागू है, याद रखना। ठीक है दोस्तों, तो मतलब हमने पहली पंचवर्षीय योजना से शुरुआत करी और आज हम 14वीं पंचवर्षीय योजना में पहुंच गए हैं। मतलब हम हर 5 साल छोटे छोटे टारगेट रखते हैं और उन टारगेट को अचीव करने के लिए काम करते हैं। तो पहला काम भारत ने प्रैक्टिकल होकर क्या किया, देखो दोस्तों, मुझे लग रहा है आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो गए होंगे। अब हम एक बार शुरू से हल्का फुल्का सा रिवाइज करते चलते हैं। अंग्रेजों ने हमें कहाँ पर कैसे छोड़कर गए थे, किस तरीके की हालत में, भारत ने अपने आप को कैसे उस प्रॉब्लम से निकाला, क्या क्या उसने लक्ष्य रखे। तो उसने कुछ चीज़ों में सुधार करना था, उन सभी सुधार को, ये 9 बिंदु हैं कि इस चीज़ में सुधार करना था। अभी तक भारत ने कुछ सुधार किया है, कुछ रहता है, लेकिन भारत ने एक्चुअल में क्या किया। तो भारत ने 1947 में पहली चीज़ ये करी कि भाई हम नियोजित विकास भारत ने किया, कि मतलब हर 5 साल के लिए किया, और आज तक ये चलती आ रही है। मिश्रित अर्थव्यवस्था, भारत ने ना तो रूस का साथ दिया, एक सेकंड दोस्तों, हाँ, भारत ने ना तो रूस का साथ दिया ना ही अमेरिका का। भारत ना पूंजीवादी बना ना समाजवादी, बल्कि मिश्रित बना। उसने अमेरिका रूस दोनों को अपनाया। ठीक है, भारत में कभी ऐसी स्थिति नहीं थी कि पूंजी व्यवस्था को अपना सके। देखो दोस्तों, अगर हम पूंजीवादी बनते, अगर हम बिजनेस को पूरे तरीके से देश में लागू कर देते, हर चीज़ प्राइवेट कर देते, तो हमारे देश का बहुत बड़ी जनसंख्या जो गरीब थी, जो बेरोजगार थी, या फिर जो साक्षर नहीं थी, वो यहाँ नहीं रह सकती थी। इसीलिए हम पूरे पूंजीवादी भी नहीं बने। और समाजवादी, जिसमें हर एक चीज़ की जिम्मेवारी देश लेता है, तो हमारा देश इतना मजबूत नहीं था कि वो पूरे देश की जिम्मेवारी ले सके। इसीलिए हमने ना तो पूंजीवाद को अपनाया ना समाजवाद को, हमने दोनों को अपना लिया। ठीक है, तो 1990 के बाद लेकिन हम पूंजीवादी बन गए, और 1990 के बाद थोड़े ज़्यादा साम्यवादी थे। अब आप हो गए होंगे कन्फ्यूज। देखो दोस्तों, यहाँ पे समझाता हूँ। समाजवाद रियल में आपको पता ही है, अब पूंजीवाद पता ही है। समाजवाद का मतलब होता है समाज जहाँ पर सब फैसला सरकार करे, सारी फैक्ट्रियाँ, सारे उद्योग, सारे बिजनेस, हर चीज़ सरकार की जिम्मेवारी है, और जो हम काम करेंगे वो सरकार के लिए करेंगे। तो कुछ भी प्राइवेट नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, उल्टा होता है पूंजीवाद में, सब कुछ प्राइवेट होता है। तो 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, तो वो अमेरिका का पूंजीवाद नहीं अपना सकता था, क्योंकि सारे प्राइवेट करते तो कुछ लोगों के पास पैसा आ जाता और बहुत बड़ी जनसंख्या गरीब रहती। समाजवाद में सरकार का इतना पैसा नहीं था कि वो पूरे देश को चला सके, तो इसीलिए हमने दोनों का मिक्सचर अपनाया। और 47 में हमारा झुकाव समाजवाद की तरफ थोड़ा ज़्यादा था, थोड़ा सा ज़्यादा। लेकिन 1990 के बाद जब रूस समाजवाद गिर गया, तो भारत ने थोड़ी अपनी व्यवस्था में, अर्थव्यवस्था में बदलाव किए, और वो पूंजीवाद की तरफ थोड़ा बदल गया। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हम कैसे पूंजीवादी बने, हमने टेक्नोलॉजी को आने दिया, हमने दूसरे देशों को आने दिया, यहाँ पे बिजनेस करो। हमने अपने देश को कहीं ना कहीं आयात करने की ज़्यादा वो दी, जो मैंने आपको एलपीजी बताया था 1990 के बाद, तो हम पूंजीवादी बन गए। कृषि नीति, भारत ने अपने प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया। तो हमने भाई कृषि पर बल दिया, खाद्य संकट से लड़े। ठीक है दोस्तों, कृषि में सुधार नहीं किया जाए, कहीं ना कहीं देश को बहुत संकट आ सकता था, तो भारत ने कृषि व्यवस्था में बहुत सुधार किए। जागीरदारी व्यवस्था खत्म की। जागीरदारी व्यवस्था मतलब जो ज़मीन लोगों के पास बहुत ज़्यादा थी, उसे ख़त्म किया। लोगों ने अपने एक महल बना रखा था, एक गांव के अंदर अपना राज चलाते थे, उसे ख़त्म किया, और अच्छी फसलों को बढ़ावा दिया। सरकार ने एमएसपी जैसी रूल, कहीं ना कहीं सरकार ने ये किया कि कृषि को बहुत डेवलप किया, कृषि को बहुत आगे बढ़ाया, और थोड़ा अभी और आगे बढ़ाने की, या थोड़ा ज़्यादा आगे बढ़ाने की और ज़रूरत है। औद्योगिक नीति,
भारत में कृषि पर अधिक बल दिया, बहुत ही सही व बढ़िया फैसला था, परंतु दूसरी में औद्योगिक की तरफ ध्यान दिया। भारत से अपना मुकाबला नहीं करता तो वह काफ़ी पिछड़ जाता। तो देखो दोस्तों, अगर हम टेक्नोलॉजी या फिर इंडस्ट्री को नहीं अपनाते तो हमारे देश में कच्चा माल, ऊर्जा, ये सब चीज़ें नहीं आ पाती। जैसे आज के टाइम में हम कच्चा माल लेके बनाते हैं, उसे बेचते हैं, जो काम करते, ये काम नहीं करते तो हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं आता। जैसे मान के चले आज के टाइम में इतने बड़े बड़े जो व्यापारी है, अगर आप उनके बिजनेस को देख लीजिए, ठीक है, मैं नाम नहीं ले सकता या नहीं लेता, क्योंकि फिर एक नाम लेने पे फिर कई नाम लेने पड़ते हैं। तो यहाँ पर ये बताया कि जैसे मान के चले कोई कंपनी बिजली बना रही है, कोई कंपनी आपके लिए कपड़े बना रही है, कोई कुछ बना रही है, कोई कुछ तो उनका बिजनेस ये थोड़ा सिर्फ इंडिया में चल रहा है, कोई कार बना रही है, वो सबका बिजनेस बाहर देशों में भी चल रहा है। तो इससे क्या हुआ, हमने जब औद्योगिक टेक्नोलॉजी में इतना आगे बढ़े, इंडस्ट्री में आगे बढ़े, तभी तो वो हमारा देश आज आगे बढ़ रहा है, तभी तो व्यापारी आगे पैसा लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया कि हमने बहुत बड़ा काम किया कि दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, जो पहली थी कृषि पर 5 साल ध्यान देंगे, दूसरी हमने दी औद्योगिक पे, ताकि हम उद्योग में आगे बढ़ सके। 1997 में औद्योगिक नीति के अंतर्गत छोटे और बड़े उद्योगों का विकास पर जोर दिया गया। तो 1997 में जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कोशिश किया गया कि विदेशी मुद्रा कमाने वाले को बढ़ावा दिया है। जो दो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको सरकार टैक्स में छूट दे, उन्हें बढ़ावा दे, और ऐसा करे ताकि ये लोग आगे बढ़ सके। फिर उसके बाद दोस्तों सामुदायिक विकास योजना, पंचायती राज संस्थाएं। अब देखो सरकार ने क्या क्या काम कर ली। पहला काम सरकार ने क्या किया था कि भाई उसने पंचवर्षीय योजना बनाई कि नियोजित विकास हो सके। फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, अमेरिका और रूस दोनों को अपनाया। फिर लास्ट में पूंजीवाद की तरफ बढ़ गया। कृषि नीति, कृषि में सुधार किए। औद्योगिक नीति, इंडस्ट्री में सुधार किए। पांचवा, अब समाज में भी तो सुधार करना है, तो समाज में सुधार करने के लिए मतलब कि सामाजिक न्याय ताकि बढ़ सके, तो उन्होंने गांधी जी के फॉर्मूले को अपनाया। गांधी जी ने कहा था कि जब एक व्यक्ति अच्छा होगा तो वो परिवार को अच्छा करेगा, परिवार अच्छा हो जाएगा, कई परिवार अच्छे होंगे, कई परिवार अच्छे होंगे तो गांव अच्छा होगा, शहर अच्छा होगा, जब शहर अच्छा होगा तो राज्य अच्छा होगा, राज्य अच्छे होंगे तो भारत अपने आप अच्छा हो जाएगा। तो मतलब उनको कहता है ओशियानिक सर्कल, कि पत्थर बीच में नदी के पड़ेगा तो उसका प्रभाव पूरे नदी के ऊपर जाएगा। तो मतलब एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को अगर हम डेवलप कर देंगे तो हमारा देश अपने आप डेवलप हो जाएगा। गांधी जी की इस बात के लिए उन्होंने सोचा, इसीलिए सरकार ने ये करा कि हर एक गांव को मजबूत किया। गांव को मजबूत करने का मतलब है कि हर एक गांव का विकास हो। गांव के विकास का मतलब कि समुदाय, गांव का विकास होगा जब गांव में पंचायतें मजबूत होगी। तो पंचायतों को कानूनी अधिकार दिया कि हर एक गांव की अपनी पंचायत गांव का विकास करेगी, और जब गांव का विकास होगा तो देश का विकास अपने आप, राज्य का विकास होगा, राज्य का विकास होगा देश का। तो 1997 में सामुदायिक विकास योजना नहीं थी। सामुदायिक विकास योजना का मतलब है कि एक समुदाय जो अपने गाँव में रहता है उसके लिए कोई कानूनी व्यवस्था नहीं थी, परंतु 73वें और 74वें संशोधन के बाद ऐसा कानूनी अधिकार दिया गया, इनको संवैधानिक संरक्षण दिया गया कि भाई ताकि समाज में एक पंचायत समाज का विकास कर सके। धन के एकाधिकार केंद्रीकरण पर रोक लगाना, कि पैसा एक व्यक्ति के पास ना रहे, सभी में बटे, इसीलिए सरकार टैक्स लगाती है, टैक्सेशन ज़्यादा लगाती है, लोगों में दूसरी जगह बांटती है। तो एक के हाथ में पैसा ना रख के सभी में सरकार बांटती रहे, तो अमीरों से पैसा ले और गरीबों में वितरित करे, ताकि कोई एक बंदे के पास सारा धन इकट्ठा ना हो जाए। जन स्वास्थ्य व कमजोर वर्ग के उत्थान के कल्याण की योजनाएं। जन स्वास्थ्य मतलब आपको पता ही है, कोशिश करती है सरकार हर साल अलग अलग टीकाकरण, दवाइयों का करण, उसके बाद में स्कूलों में बच्चों को दवाई देना, चाहे स्कूलों में अच्छे अच्छे खाने भोजन उपलब्ध कराना, मरीजों को कई तरीके से सरकार वो काम करती है। वो बहुत बड़ा एक सर्कल अगर आप देखेंगे तो सरकार कोशिश करती है कि जन स्वास्थ्य व कमज़ोर वर्ग को उठाया जाए। परिवार नियोजन, लोगों को समझाया जाए कि 2 बच्चे ही अच्छे परिवार नियोजित होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा परिवार के लोग हम कर लेंगे तो फिर उन्हें पढ़ाना लिखाना हर चीज़ खर्चा अलग हो जाता है। स्वतंत्रता के समय आबादी 36 करोड़ थी, और आपको पता ही है कि 36 करोड़ से आज कहाँ पहुँच गए, 131 करोड़ करीब। और जापान जो बहुत छोटा सा देश है, सिर्फ उसकी उस टाइम में आबादी 11 करोड़ थी, ठीक है, और वो लगभग उससे थोड़ा ही आगे पहुंची है। तो जापान देख लीजिए कितना आगे हो गया, क्योंकि उसके पास ज़्यादा बड़ा बोझ नहीं था। जितनी आबादी हम बढ़ाएंगे सरकार पर उतना बोझ आएगा, और आपस में भी मारकाट ज़्यादा होती है। तो हमें आबादी पर भी ध्यान रखना है। इन सभी बिंदुओं से हम समझ सकते हैं कि भारत ने विकास के लिए कौन कौन से रणनीति बनाई, किन माध्यमों से इसे लागू किया। तो देखो दोस्तों, अगर आप गौर से देखेंगे तो आप समझेंगे कि भाई भारत ने 1947 में कुछ लक्ष्य रखे। वो लक्ष्य मैंने आपको पहले ही बताया था, वो 10 थे, ठीक है, 9 करीब थे।
और इन लक्ष्यों को इन नीतियों से लागू किया। अब आपका चैप्टर यहीं होता है समाप्त दोस्तों। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं कैसा लगा चैप्टर, कौन सी चीज़ों में सुधार होना चाहिए और इस सुधार को हम कैसे कर सकते हैं। और अगली वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी। प्लीज़ दोस्तों ध्यान रखें। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।